हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के ऊपर। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। अब जैसा कि आप ये नाम देख रहे हैं तो ये नाम है ना, कुछ न्यू है, आर्गन प्लेन। बट इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो 10th स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है और उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम आगे कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसे आर्गन प्लेन भी कहा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आर्गन प्लेन के बारे में। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन जो हम 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमने डिस्कस किया था वो क्या होता है। आपका जो कार्टेशियन प्लेन है वो एक्स और वाई एक्सिस का जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन लिया जाता है और पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वहां पे एक्स भी पॉजिटिव पॉइंट डिनोट करता है, वाई भी पॉजिटिव। दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स नेगेटिव हो जाता है और हमारा जो वाई एक्सिस होता है वो पॉजिटिव शो करता है। तीसरे कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस नेगेटिव शो करते हैं और जब हम चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो पहला हमारा एक्स एक्सिस होगा जो पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये तो रहा कार्टेशियन प्लेन। अब जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया कि कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो कार्टेशियन प्लेन से थोड़ा आगे की सोच है, जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है। यानी अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहता हूँ, सो मान लीजिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट कर रहा हूँ, तो हम लिखते हैं ए प्लस आई बी। अब ये जो ए वाला पार्ट होता है यानी ये हमारे रियल नंबर को शो करता है और ये जो आयोटा आई के साथ का जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी नंबर को शो करता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है उसके लिए बी का यूज होता है, जिसके साथ आई आयोटा लगा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यानी अब हम जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव ले रहे थे, अब ये जो हमारा एक्स एक्सिस होगा ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को डिनोट करेगा। अगर वो रियल पार्ट पॉजिटिव हुआ तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ करेंगे। अगर हमारा रियल पार्ट नेगेटिव हुआ तो हम उसको सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। और सेम वे अगर प्लस में हुआ हमारा रियल पार्ट तो हम उसको फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लेके जाएंगे। और जो ये वाई एक्सिस होगा वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट शो करेगा। इमेजिनरी पार्ट। और आप इस तरह से अगर एक्सिस वाइज डिनोट करना चाहे तो हम बोल सकते हैं रियल एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को आप रियल एक्सिस भी बोल सकते हैं और वाई एक्सिस को आप इमेजिनरी एक्सिस भी बोल सकते हैं। अब हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जहां पे हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं और वाई एक्सिस जो हमारा होगा हम उसको इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जाएंगे। यानी इस तरह से दोनों एक्सिस जब कंबाइन होंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को और दूसरे भी नामों से जाना जाता है। एक नाम तो मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया, आर्गन प्लेन, और दूसरा जिस नाम से जाना जाता है वो है गॉस प्लेन। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पी है। हमने यहाँ पे पॉइंट पी लिया हुआ है
जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि p जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही होंगे। अब हम मान लेते हैं कि p जो है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना यानी कि जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर p लिया है उसमें a और i की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो मान लीजिए p का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x और y कोऑर्डिनेट, यानी अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये जो पॉइंट p है वो x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेम वे अगर आप अपने पॉइंट्स को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और ये हमारा जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन ओ है, ओरिजिन ओ से हमने पी को ज्वाइन किया हुआ। अब मान लीजिए आपका पॉइंट इस तरफ हुआ, तो जो आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव था, अब इस कोऑर्डिनेट के अंदर अगर हम पी जेड वन लेते तो हमारे कोऑर्डिनेट का पॉइंट जो हो जाएगा वो माइनस एक्स और वाई के फॉर्म में होगा, यानी जो हमारा रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहे तो जिस तरह से हमारा पी जेड एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो जो नेक्स्ट पॉइंट पी ऑफ जेड वन है वो हमारे माइनस एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं पी जो है वो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नया वर्ड है, तो अगर हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये फिजिक्स में वेक्टर की तरह है कि हमने यहाँ पे पॉइंट पी को ओरिजिन ओ के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जो लाइन है जो पी को ज्वाइन कर रहा है ये कहा जाएगा हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसे हम नाम देंगे ओपी। सो हमने यहाँ पे ले लिया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी। अब अगर ओपी की बात की जाए तो अगर हम ओपी के लेंथ की बात करें, यानी ओपी का जो लेंथ होगा, डिस्टेंस क्या जो होगा वो क्या होगा, तो हम ओपी को आर सपोज करेंगे। यानी हमने मान लिया है कि ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ओ से लेके पी तक की जो लेंथ होगी, जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो आर यूनिट की होगी। और ये जो हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो वाई पॉजिटिव एक्सिस से थीटा का एंगल बना रहा है। यानी पी जो है एक्स पॉजिटिव एक्सिस से, ये जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहाँ से थीटा के एंगल पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लोकेट किया गया। हम जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल का जो लेंथ है और एंगल का जो मेजरमेंट है, तो एंगल का मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से माना जाता है और मेजर किया जाता है। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि पॉइंट पी के लिए जो हमारा एंगुलर वैल्यू है एक्स पॉजिटिव एक्सिस से थीटा के लिए। तो अगर हम पॉइंट पी के लिए पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें, यानी हम बात करें पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी की बात की जाए, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर, यानी मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, और ये जो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स पॉजिटिव के साथ, ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के लिए हो गया। जहां पे मैंने पहले ही बताया कि जो थीटा है वो एक्स पॉजिटिव एक्सिस को इनिशियल लाइन मान के निकाला जाता है। तो अगर हम पी को पोलर फॉर्म में लिखना चाहें
तो हम पॉइंट P के लिए पोलर फॉर्म का यूज करने वाले हैं। जो ये z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, जिसे हमने x प्लस आई वाई से स्टार्ट किया था, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास x की जो वैल्यू मिलेगी, अब इसको कंपेयर करने के लिए मैं इस टर्म को नीचे लिख रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम किस तरह से x और y की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा x हो जाएगा r cos थीटा, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू को कंपेयर करूं तो हमारा जो y की वैल्यू मिलने वाली है वो आपकी r sin थीटा। अब बात करते हैं कि इस r के मैग्नीट्यूड को कैसे निकाला जाए, कि ये जो r है वो तो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर हम इसको कंपेयर करें डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर यूज किया था, तो हम यूज करते थे अगर मुझे ओपी फाइंड करना है तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मैं इसको आपको प्रीवियस क्लास से कनेक्ट कर रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 है, यानी हम यहाँ पे ओरिजिन यानी x2 और y2 को मान ले तो हमारा x2 भी 0 होगा और y2 की वैल्यू भी 0 होगी। तो अगर मैं डायरेक्टली इस पार्ट को यहाँ से निकालना चाहूँ x प्लस आई वाई से, तो मुझे वैल्यू मिलेगी ओपी स्क्वायर जो होगा वो x का स्क्वायर, क्योंकि हमारे x1 की वैल्यू x हो जाएगी और o ओरिजिन होने की वजह से उसका कोऑर्डिनेट तो 0 है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें फाइनली r की जो वैल्यू मिलने वाली है वो हो जाएगा OP इज इक्वल्स टू, जिसे हमने नाम दिया है r, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो पहला तरीका हुआ आपका r की वैल्यू कैलकुलेट करने का। दूसरा एक और तरीका है कि जैसे हमने पोलर फॉर्म को x और y के पार्ट में लिखा हुआ है, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारे x पार्ट के लिए जो कि r cos थीटा इन्वॉल्व कर रहा है, और जो दूसरा पार्ट है वो y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं कि मैंने दोनों पार्ट का स्क्वायर किया और प्लस कर दिया। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर दोनों टर्म के अंदर आएगा और आपका ब्रैकेट में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू हमें 1 देता है। सो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके, या तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि x प्लस आई वाई के पार्ट में दिया था वहां से r की वैल्यू फाइंड करें, या तो आप उसको पोलर फॉर्म में लिखने के बाद x और y की वैल्यू कंपेयर करके फिर r की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो आपको दोनों ही तरफ से r की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही मिलने वाली है। यानी हम यहाँ पे जो भी मेथड यूज करें जो हमारे लिए इजीएस्ट वे हो। तो अगर मैं इजी मेथड की बात करूं तो वो मेरे लिए है कि मैं डायरेक्ट जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को डायरेक्ट एक्स और वाई मान के निकाल दूं। सो हमने यहाँ पे फाइंड किया मैग्नीट्यूड ऑफ जेड।
सो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो हमने इससे रिप्रेजेंट किया आर के थ्रू, जो कि मोड जेड लिखा जाएगा और जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होता है। अब ये जो हम आर लिख रहे हैं ये हमारी बुक में मॉडुलस के नाम से जाना जाएगा। यानी मॉडुलस का क्या मतलब, जैसे हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर में जब हम मॉडुलस साइन का यूज करते हैं यानी आपका वेक्टर अपॉन मॉडुलस, तो जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो उसको स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर की तरफ लिखा जाएगा और जिसे हमने यहाँ पे नाम दिया है 8। अब इसके नेक्स्ट टर्म आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जो भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया था। इस तरह से हमने कार्टेशियन प्लेन के अंदर पी को रिप्रेजेंट किया था जिसको हमने ओरिजिन ओ से ज्वाइन किया था। अब ये जो हमारा पॉजिटिव इनिशियल एक्स एक्सिस को लेके जो भी एंगल की वैल्यू मिलती है इस वैल्यू को हम आर्गुमेंट या तो एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो जब भी आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा तो आपको एक ही क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड भी पूछा जाएगा, मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और सेम क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी बोला जाएगा कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करें यानी एम्पलीट्यूड फाइंड करें। तो चलिए हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस। तो हमने हमारा पहला क्वेश्चन लिया हुआ है 1 + i√3। तो इस पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। यानी हम मान लेते हैं कि z जो है वो x + iy है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू मिलेगी +1 और y की वैल्यू मिलेगी प्लस के अंदर √3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास x और y दोनों की ही वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव मिलने का मतलब ये है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो p है वो यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y यानी 1 और √3। अब हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं जहाँ पे ओरिजिन को हमने ओ लिया है। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर मॉडुलस और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसके बाद आर्गुमेंट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इनिशियल रे मानकर, स्टार्टिंग रे मानकर ये जो पॉइंट आपका P है वो किस एंगल पे जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो हम डायरेक्ट मॉडुलस की वैल्यू R मान के, जिसको हम मोड Z से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। जहां पे हमारे पास x की वैल्यू है +1 तो 1 का स्क्वायर हमें 1 ही मिलने वाला है और जो हमारे y की वैल्यू है वो √3 है। सो √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा। यानी फाइनली हमारे पास हो गया √4 जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारे r की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी √4 की वैल्यू हमारे पास ±2 मिलेगी, लेकिन r की कंडीशन क्या बोलता है कि r की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास
आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारा जो आर है वो +2 होगा, क्योंकि माइनस के लिए कोई स्पेस ही नहीं है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गई हमारी आर की वैल्यू। अब हम चलते हैं थीटा के लिए। तो अगर हम थीटा की बात करें तो सबसे पहले हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कि था z इज इक्वल्स टू 1 + i√3, इसे हम हमारे पोलर फॉर्म से कंपेयर करेंगे। यानी ये हमारा जो पार्ट होगा वो i sin थीटा यानी r के फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसे हम लिखेंगे r cos थीटा प्लस r sin थीटा। सो अगर इस नंबर को हम कंपेयर करें कॉम्प्लेक्स नंबर z के थ्रू, तो हमारे पास r cos थीटा की जो वैल्यू मिलने वाली है वो है x के इक्वल, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि होगा 1 के बराबर। और r की वैल्यू हमने पहले से ही 2 कैलकुलेट की हुई है, तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमें मिल गया cos थीटा जो है 1/2 है। सेम वे अगर हम r sin थीटा, जो कि हमारा इमेजिनरी पार्ट है जिससे हम y के इक्वल लेने वाले, अगर वहां से कंपेयर करें तो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू जो है वो मिलेगी sin थीटा इज इक्वल्स टू √3/। अब ये दो अलग अलग वैल्यू मिलने का क्या मतलब है, पहले तो हम इसे समझ लेते हैं। यानी हमें थीटा की वैल्यू इस तरह से मिल रही है, ये थीटा की वैल्यू, जहां पे साइन थीटा जो होगा वो √3/2 है, जो कि पॉजिटिव है, और जो cos थीटा की वैल्यू है वो 1/2 है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव दे रहा है। यानी अगर हम चाहे तो पॉजिटिव यानी किस क्वाड्रेंट के अंदर है, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना होगा। तो हमने बिगनिंग में जहाँ पे x और y की वैल्यू से लोकेट किया था कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा, तो आप देख सकते हैं कि x भी प्लस है और y भी प्लस है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। सो अब हम आगे क्या करेंगे, आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हम या तो cos थीटा और sin थीटा किसी भी एक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ cos थीटा 1/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो cos इनवर्स में 1/2 के बराबर होगी। अब cos 1/2 की जो वैल्यू होती है ना, वो हमें cos π/6 पे मिलता है। π/6 आपका 30 हो जाएगा, π/3 यानी 60 डिग्री पे मिलता है। तो फाइनली हमारे पास आर्गुमेंट की जो वैल्यू होगी थीटा वो π/3 मिलने वाली है। तो ये हमने लिख दिया, आर्गुमेंट की वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए π/3 होगी, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में होता तो उसकी वैल्यू को हम पाई में से माइनस करके लिखते। मैं उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। तो अगर हम पोलर फॉर्म लिखना चाहे, सो कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को हम लिखेंगे
आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा चाहे तो आर को कॉमन लिख सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करना। तो अब इस इक्वेशन के अंदर हम आर और थीटा की वैल्यू रखने वाले हैं। सो आर की वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट की थी और जो हमारी थीटा की वैल्यू है वो पाई/3 जो कि 60 डिग्री था। तो ये हमारा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई पॉइंट लाइज करता है, तो उसके लिए आर्गुमेंट को किस तरह से फाइंड किया जाएगा, उसके लिए हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लेते हैं जिसकी वैल्यू है -√3 प्लस आई। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा इस नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना, जो कि x प्लस आई वाई है, और हमारे दिए हुए नंबर के अकॉर्डिंग -√3 प्लस आई के साथ हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं। यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई -√3 और y की जो वैल्यू है वो प्लस के अंदर 1 है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा, पहले कोऑर्डिनेट में या दूसरे कोऑर्डिनेट में, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो अगर मैं x और y की बात करूं तो मेरे पास x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। अब x नेगेटिव और y पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पॉइंट होगा वो ऐसे कोऑर्डिनेट में लाई करेगा जहां पे x एक्सिस नेगेटिव जाए और y एक्सिस पॉजिटिव जाए, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हमारा जो पॉइंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जो पॉइंट P जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट -√3 और 1 है। तो चलिए हम इसे ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं। अब ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे r की वैल्यू निकालें, यानी मॉडुलस फाइंड करें। तो मॉडुलस जो कि r मोड z होगा स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास √3 है माइनस में प्लस 1 का स्क्वायर 3 + 1 √4। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू 2 ही लिख रहे हैं क्योंकि r जो होता है हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा कि आर्गुमेंट की वैल्यू को निकाला जाए कि आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी। जिसे हम थीटा मानेंगे। तो थीटा निकालने से पहले हम कंपेयर करेंगे x जो होगा r cos थीटा
हमने x की वैल्यू यहाँ पे -√3 निकाला था और r की वैल्यू जो है वो 2 आई cos थीटा, यानी हमारे पास cos थीटा मिलेगा -√3/2। सेम वे अगर हम y से कंपेयर करें जो कि r sin थीटा है, तो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू मिलेगी 1/2। तो अगर हम चाहे तो यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट के अंदर हमें कॉस जो हो वो नेगेटिव में मिलता है, नेगेटिव के अंदर कॉस, और जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स यूनिट सर्कल के हिसाब से पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट था वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, जहाँ पे हमें साइन पॉजिटिव मिल रहा है और कॉस नेगेटिव मिल रहा है। तो अब जो हम यहाँ पे आर्गुमेंट की वैल्यू निकालने वाले हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी डेफिनेशन के हिसाब से हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस इनिशियल रे का एंगल निकालना है। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, यानी हमने जो यहाँ पे थीटा कैलकुलेट किया है, तो मान लीजिए मैं यहाँ से थीटा निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आएगी साइन के लिए 1/2 यानी π/6, क्योंकि साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। अब ये जो 30 डिग्री मिला वो हमें यहाँ वाली वैल्यू मिली, लेकिन हमारा जो पोलर नंबर जो पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम यहाँ से एंगल की वैल्यू निकालने जाए तो हमारे पास वैल्यू होगी π-थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये जो रे होगा नेगेटिव ये पाई एक्सिस होगा, और पाई में से हमें थीटा कम चाहिए क्योंकि ये हमने π/6 निकाला हुआ है कि π/6 एंगल ये नेगेटिव के साथ बना रहा है। तो ये जो हमारा पॉजिटिव इनिशियल रे पॉजिटिव मान के ये जो एंगल फॉर्म करेगा ये हमें आर्गुमेंट की वैल्यू देगा, यानी हमारा यहाँ पे आर्गुमेंट जो होगा वो π-थीटा मिलने वाला है। सो अगर π-थीटा की बात की जाए तो हमारे पास है π-π/6। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास फाइनली आर्गुमेंट जो होगा वो 5π/6 होगा। तो इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर हो तो आप इसका यूज करके π-थीटा, मान लीजिए कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारा p, यानी अब हम यहाँ पे जो आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर से इस पार्ट से कैलकुलेट करने वाले। तो जैसा कि देख सकते हैं ऑलरेडी पाई तो जा चुका है, तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट की वैल्यू होगी वो हम लेंगे π+थीटा, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहे हैं। इन सेम वे अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से 3π/2 से जाए, या तो ये जो वैल्यू 0 डिग्री होगी वो अब हमारा 2π हो जाएगा। तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2π-थीटा लेके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर की वैल्यू यानी आर्गुमेंट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉडुलस जो कि मैग्नीट्यूड वैल्यू है ओरिजिन से उस पॉइंट की जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका लेंथ क्या है, आर्गुमेंट की वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से किस तरह से चेंज होगी ये हमने देखा।
So I hope, student, you like the video. And if you have any doubt regarding this topic, you can mention in contact, and in the next video I will try to solve your doubt. Thank you.